सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में कंडक्ट हुई ऑल इंडिया पुलिस कॉन्फ्रेंस जो गांधीनगर के गुजरात में सम्मिलित हुई थी, उसमें ये आदेश दिया है, ये ऑर्डर पास किया है कि इंडिया की जेलों में वो सभी प्रिजनर्स जो अंडर ट्रायल्स हैं और जिन्होंने बहुत बड़ा कोई हीनियस क्राइम नहीं किया है और अंडर ट्रायल रहते हुए भी अपनी सजा का जो एक मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, 1/3 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें से काफी ज्यादा प्रिजनर्स को आने वाले 26 नवंबर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के दिन रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक फैसला है रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑल्सो, जो सीधे आपके सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस है, इसको पूरी तरीके से सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने लीड किया था और यहां पर ये जो बेसिकली डिसीजन लिए गए हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि जेलों से अब उन प्रिजनर्स जो अंडर ट्रायल्स है, जो अपनी सजा भुगत चुके हैं या फिर जितना वो डिजर्व नहीं करते थे उससे ज्यादा उन्हें सजा दे दी गई है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसको ह्यूमैनिटी के बेसिस पे तो आप ले ही सकते हैं या फिर एक तरीके से जेल रिफॉर्म के फॉर्म में तो ले ही सकते हैं, लेकिन एक और बड़ी दिक्कत ये भी है कि हमारे जेलों की संख्या बहुत ज्यादा है और प्रिजनर्स माफ करिएगा, जेलों की जो संख्या है वो बहुत कम है और प्रिजनर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी ठूस ठूस कर कैदियों को जेलों में भरा जाता है, जिस वजह से उनके कई तरीके के अधिकार या राइट्स का वायलेशन होता है, सही तरीके की फैसिलिटीज जो है उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाई जा पाती और इसके अलावा हाइजीन का भी बहुत ज्यादा इशू होता है। इसलिए कई जेलों में हमें बीमारियों के अलग अलग टाइप्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में यही जो बेसिकली पर्टिकुलर टॉपिक है आपका कि जेलों से यहाँ पर प्रिजनर्स को क्यों छुड़वाया जा रहा है, क्या सिनेरियो है, अलग अलग चीजें हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक डेटा की तरफ जाएं और समझने की कोशिश करें कि हर 3 में से जो 2 अंडर ट्रायल है वो कहीं ना कहीं बेसिकली जेल से रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से डिजर्विंग कैंडिडेट होता है। अब बात यहां पर एक ये आती है कंफ्यूजन से भरी हुई कि उनको सजा तो जुडिशरी ने दी थी, लेकिन क्या उनकी सजा को कम करते हुए या फिर अंडर ट्रायल रहते हुए क्या जेलों से उनको सरकार के द्वारा छोड़ा जा सकता है? जी हां, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर सेक्शन 436A की बात करें जो सीआरपीसी का है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को या होम मिनिस्टर को बेसिकली ये अधिकार दिया जा सकता है कि अंडर ट्रायल्स में जो प्रिजनर्स हैं आप उन्हें बेसिकली छोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट की बात करें तो 2016 में कुल मिलाकर 1557 यानी लगभग 1,500 ऐसे प्रिजनर्स थे जो अंडर ट्रायल थे, लेकिन उसमें जो रिलीज जेल से रिलीज डिजर्व करते हैं वो करीबन 929 हमें प्रिजन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से साल दर साल अगर हम लोग 2020 तक आते हैं तो 2020 में करीबन 1300 प्रिजनर्स ऐसे थे जो पूरी तरीके से अंडर ट्रायल थे, जो जिन्होंने ज्यादा हीनियस क्राइम नहीं किया था और जो बेसिकली 1/3 जो सजा का पार्ट है वो ऑलरेडी पूरा कर चुके थे। उसमें से करीबन 450 जो है वो डिजर्व करते थे जेल से पूरी तरीके से आजाद होना। अब ये जो अंडर ट्रायल केसेस है ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज अगर हम लोग लोअर लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी की बात करें तो कुल मिलाकर 3 करोड़ के आसपास पेंडिंग केसेस हमें जुडिशरी में देखने को मिलते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट रहती है केसेस की, तारीखें इतनी ज्यादा लंबी रहती है कि जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में है वो अंडर ट्रायल ही रह जाते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता महीनों महीनों सालों सालों, और जितना बड़ा क्राइम उन्होंने किया नहीं होता अगर टाइम पे ट्रायल हो जाता और जितनी सजा, जितने सालों की सजा उन्हें दी जाती उससे कहीं ज्यादा सजा जेल में एक्चुअली में वो बिता देते हैं। यानी कि इसमें जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान होता है, जुडिशरी पे भी बर्डन होता है, सरकार को भी कदम उठाने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ उस पर्टिकुलर प्रिजनर को होती है जो उतना ज्यादा जेल में रहना डिजर्व नहीं करता था। स्टेट वाइज अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है टॉप 10 स्टेट्स में कितने हैं, तो मेघालय में शॉकिंगली आपको 91% देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में 88%, मणिपुर में 87%, बिहार में 85%, जम्मू कश्मीर 83%, नागालैंड 78%, झारखंड 77%, ओडिशा 75%, गोवा 75% और वेस्ट बंगाल आपको 73% जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल देखने को मिलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इनके ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है, यानी उन्हें इतनी ज्यादा सजा दे दी जा रही है जितनी वो डिजर्व नहीं करते। एक हिसाब से आप समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल नंबर 20 का जो राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है उसका क्लियर वायलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक तो इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया नेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया प्रिजनर्स को अंडर ट्रायल वालों को रिलीज करने का, साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने यह कहा
कि क्रिमिनल्स को बेसिकली रोकने के लिए हमें कुछ और चीजें यहां पर बेहतर करनी पड़ेंगी, जैसे कि जो साइबर क्राइम है उसको बेटर तरीके से टैकल करना पड़ेगा, जो बॉर्डर की सिक्योरिटीज हैं उसकी टेक्नोलॉजी हमें बेसिकली और बढ़ानी पड़ेगी। ड्रोन्स का इस्तेमाल कई बार इलीगल तरीके से किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा या फिर इंसर्जेंट या खालिस्तानी टेररिस्ट या कश्मीर के मिलिटेंट्स के द्वारा, उसको हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रोकना पड़ेगा। जो नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन है उसमें मॉडर्नाइजेशन का वक्त आ चुका है, और डार्क वेब जैसी चीजें जिनका बहुत ज्यादा मिसयूज अब हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड भी कानून यहाँ पर हमें बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कि सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि पुलिस अगर सही तरीके से अपना काम करे तो शायद इतने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हमें जेल में देखने को ही नहीं मिले। यानी कि आपका जो जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस का टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म, डायरेक्ट ये उससे लिंक करता है। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि पुलिस को अब उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो रिसर्च की मेथड है, जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी न किसी फैसले को या फिर एक चार्जशीट को डिलीवर करते हैं, उसमें एक अग्रेसिव पॉजिटिव अप्रोच लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पुलिस अगर ग्रास रूट लेवल पर अपना काम सही तरीके से कर देती है तो यहां पर जुडिशरी को फैसले देने में कम वक्त लगता है, और जो 3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी से सॉल्व किए जा सकते हैं। यानी जुडिशरी का बर्डन भी यहां पर कम हो सकता है, गुनहगार को सही वक्त पर सजा मिलेगी, और जो इनोसेंट है उसको कभी कोर्ट या जेल के चक्कर यहां पर बिल्कुल भी नहीं काटने पड़ेंगे। यानी कि जो सिस्टम है, पुलिस का जो सिस्टम है, बदलते वक्त के साथ उसे इकोसिस्टम को, चीजों को, टेक्नोलॉजी को, कानूनों को पूरी तरीके से यहां पर अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर पुलिस रिफॉर्म बेहतर तरीके से हमें यहां पर देखने को मिलता है तो शायद ये जो बेसिकली अंडर ट्रायल की प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म विजन में हमें काफी हद तक सॉल्व होती हुई देखने को मिलेगी। अच्छा, बात यहां पर यह नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने पहली बार पुलिस रिफॉर्म की बात की है। इससे पहले आपको कई ऐसे वर्डिक्ट देखने को मिलते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एक बनानी चाहिए, ताकि बेसिकली क्या है कि पुलिस रिफॉर्म सही तरीके से हो सके। डीजीपी या एसएचओ होते हैं, उनका जो टर्म है वो 2-2 साल के लिए फिक्स होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एसएचओ को एक थाने में रखा गया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है, 3-6 महीने इन्वेस्टिगेशन करी, एंड ही दैट पर्टिकुलर गाय इज दिस क्लोज टू सॉल्व एनी केस, लेकिन उसी वक्त पर अगर उसका ट्रांसफर हो जाता है तो वो केस की इन्वेस्टिगेशन नया पर्सन फिर से शुरू करता है। तो बेसिकली जो पर्सन अभी जेल में बंद है उसकी चार्जशीट ही फाइल नहीं हो पाती, उसका केस कभी चालू नहीं हो पाता। इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि केसेस जो है लंबे खिंचते जाते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को सेटअप करना, या फिर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप करना, और सिक्योरिटी कमीशन सेंट्रल लेवल पे सेटअप करना, ये ऑलरेडी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन में दे ही चुका है। अब हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस अंडर ट्रायल की जो प्रॉब्लम है उसको सरकार किस तरीके से सॉल्व करती है, सरकार को कौन कौन से कानून किस किस सेक्शन और आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल नंबर 161 की बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जाती है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर की। कंफ्यूज मत होइएगा, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की भी होती है, लेकिन यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल नंबर 72 में होती है, लेकिन वहीं स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है वो आर्टिकल नंबर 161 में हमें देखने को मिलती है, जिसमें बेसिकली क्या है कि फांसी की सजा को तो एकदम पूरी तरीके से वो माफ नहीं कर सकते, लेकिन फांसी की सजा को कम कर सकते हैं, मतलब दूसरा उसका कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है तो गवर्नर उसकी सजा को थोड़ी सी कम कर सकते हैं, या फिर 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल या 2 साल कर सकते हैं। पूरी तरीके से तो माफ नहीं कर सकते, लेकिन उसको इजी थोड़ी बहुत यहां पर कर सकते हैं। अब एक चीज आपको यहां पर याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑलरेडी कह चुका है कि जब भी गवर्नर आर्टिकल नंबर 161 में पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी कि वो खुद से पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को यहां पर एडवाइस करते हैं, और वो एडवाइस यहां पर गवर्नर पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होती है। तो एक तो आर्टिकल नंबर 161 है जो हम लोग पॉलिटी के बेसिक लेवल पे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 432 की बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली जो पावर गवर्नर को या प्रेसिडेंट को अलग अलग आर्टिकल 161, 72 में दी जाती है, सेम तरीके की पावर यहां पर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी में गवर्नमेंट को भी दी जाती है कि उसका जो क्राइम है या तो आप उसको माफ कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा इजी लेवल पर उसको कर सकते हैं। बात यहां पर यह है कि चाहे वो गवर्नमेंट ये इस 432 का इस्तेमाल करे बिना किसी कंडीशन के, या फिर जो प्रिजनर है वो कोई कंडीशन रखे और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट भी सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ इसका फैसला लेती है, इसको इस्तेमाल करती है सेक्शन 432 का।
ऐसा नहीं है कि केस सॉल्व करने के लिए हर एक को माफी दे दी जाती है। गवर्नमेंट, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बखूबी समझती। वी नीड टू बेसिकली बिल्ड ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर सेक्शन 433 में हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो कन्विक्टेड पर्सन है, गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो उसकी सजा को कम्यूट भी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे किसी को फांसी की सजा दे दी गई है तो दूसरी पनिशमेंट पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर जैसे कि लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर आजीवन कारावास में कर दिया गया, या फिर मान लीजिए कि किसी को आजीवन कारावास मिला है तो गवर्नमेंट उसकी जो सजा है वो कम कर देती है, यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट से उसको 14 ईयर तक कर सकती है, 14 ईयर से और कम नहीं कर सकती है। या फिर कोई बहुत ही ज्यादा रिगरियस इंप्रिजमेंट मिला है या पनिशमेंट मिली है तो उसको थोड़ा सा आसान लेवल पे कर सकती है। तो आर्टिकल 161 तो है ही हमारे पास, आर्टिकल 72 भी है, सेक्शन 433 और सेक्शन 434 भी यहां पर हमको देखने को मिलता है। अब यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश करिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के इन पर्टिकुलर सेक्शन 433, 434 और आर्टिकल 161 के बारे में क्लियरली यहां पर यह बताया है कि गवर्नर पर जो एडवाइस रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की वो पूरी तरीके से बाइंडिंग रहेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट के सजेशन के बिना गवर्नर आर्टिकल 161 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि कई बार हम लोग को ये पढ़ने और समझने को मिलता है कि गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से एजेंट ही होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कई बार बेसिकली क्या है कि स्टेट के जो गवर्नर है एक तरीके से की प्लेयर बन जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को परेशान किया जाए। दिल्ली में भी हम लोग वो केस देख चुके हैं, तमिलनाडु में भी देख चुके हैं और हम लोग वेस्ट बंगाल में भी वो देख चुके हैं। तो यहां पर पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस बाइंडिंग कर दी गई है आर्टिकल 161 में, ताकि पार्डनिंग पावर्स में किसी भी तरीके की जो पॉलिटिक्स है वो यहां पर ना हो पाए। तो दैट मींस यहां पर जो आर्टिकल 161 है और सेक्शन 433A जो है वो जुडिशरी की पावर को थोड़ा सा पीछे करके गवर्नमेंट की पावर को जुडिशरी से ओवरलैप कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रावधान जो है बहुत अच्छा दिया गया है। अब यहां पर एक और चीज ये देखिए कि लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर किसी को है, जो कि अगर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को नहीं कुछ ज्यादा ही इसको दे दी गई है सजा, तो उसको कम किया जा सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम बात यह है कि हम लोग यहाँ पर जेल किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उसको सजा देनी है, हम जेल उसको इसलिए भेजते हैं ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और जो एंटी सोशल एक्टिविटी वो पर्टिकुलर प्रिजनर कर रहा है उसके अंदर वो सोशल जो सेंसिटिविटी है वो आ जाए। अगर वो सोशल सेंसिटिविटी उसके अंदर आ जाती है या फिर अब वो एक लॉ बाइंडिंग सिटीजन बनने को तैयार हो जाता है, तो गवर्नमेंट का इस तरीके का जो स्टेप उठाना है वो काफी हद तक काबिल तारीफ माना जाता है। ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को काफी हद तक बेसिकली ये एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करता है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की अथॉरिटी दे रखी है कि वो आर्टिकल नंबर 161 जुडिशरी के डिसीजन और सेक्शन 434, 433 के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर सके। और ये जो बेसिकली आपको बैलेंस देखने को मिलता है यही बहुत ज्यादा खास बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को ही पूरी की पूरी पावर दे दी नहीं गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जितना पावरफुल है उतना ही आपको पार्लियामेंट भी पावरफुल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में उसको कैंसिल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के किसी डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से कैंसिल कर सकती है। यानी आर्टिकल 368 और जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पर हसल चलता रहता है। तो बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है, ये बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन को यहां पर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जो बेसिकली डिसीजन दिया है प्रिजनर्स को यहां पर रिलीज करने का ऑन द डे ऑफ 26 ऑफ नवंबर, विच इज बेसिकली द संविधान दिवस ऑफ आवर कंट्री, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के इस फेवर में हैं या आप अगेंस्ट में हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और पुलिस रिफॉर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं और जो बेसिकली जेलों में कंटिन्यूअसली बर्डन बढ़ता जा रहा है उसके लिए क्या ये अमित शाह का डिसीजन सही है या गलत, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए and subscribe to Chahal Academy YouTube channel. This is Anubhav Dipani signing off. I'll see you in the next video. Thank you very much.